हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नईम और आप सब देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक फॉल्ट इन वन ऑफ द पैरेलल लाइंस विद द सबसिक्वेंट क्लियरिंग। अभी हमने आइडियल केस देखा था पिछले लेक्चर्स में कि अगर हमारा जनरेटर डबल लाइन से इनफाइनाइट बस पे कनेक्ट है तो अगर किसी एक लाइन में फॉल्ट होता है तो उस वक्त स्टेबिलिटी किस तरह से हम लोग स्टडी करते हैं। स्टेबिलिटी को हमने स्टडी किया था। वहाँ पे हमने एक आइडियल केस माना हुआ था कि फॉल्ट जैसे ही किसी एक लाइन पे, मान लीजिए L1 और L2 है, किसी एक लाइन में अगर फॉल्ट अकर होता है तो एट वंस, मतलब बिना किसी टाइम डिले के, ये लाइन L2 सर्किट से बाहर हो जाती है। फिर हमने स्टडी किया हुआ था कि स्टेबिलिटी किस तरह से वेरी करती है। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल केस देखेंगे। देखिए, कोई भी रिले होगा, उसे सेंस करने के लिए कुछ टाइम होगा, मिनिमम टाइम होगा। कोई भी सर्किट ब्रेकर होगा, उसे ऑपरेट करने के लिए कुछ टाइम होगा। तो वो प्रैक्टिकल केस होता है कि हमें जो भी हमारा फॉल्ट आया है उसको क्लियर करने में कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने तीन कंडीशंस ली हुई हैं कि प्री फॉल्ट कंडीशन क्या है, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन क्या है और पोस्ट फॉल्ट कंडीशन क्या है। अच्छा, प्री फॉल्ट कंडीशन में क्या है, जनरेटर हमारा L1, लाइन L1 और L2 के थ्रू इनफाइनाइट बस से कनेक्ट है। इसका जनरेटर का रिएक्टेंस Xg है, XL1 XL2, लाइन 1 लाइन 2 का रिएक्टेंस है इनफाइनाइट बस। इसका वोल्टेज V एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री और जनरेटर का वोल्टेज E एट द एंगल ऑफ डेल्टा डिग्री। ये सारी चीजें हम जानते हैं। इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस X1 इज इक्वल टू Xg प्लस XL1 पैरेलल टू XL2। क्लियर है। PEM1 स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या होती है, EV अपॉन X1। क्लियर है ये सारी चीजें। PE जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट होगा वो उसका लिए क्या फॉर्मूला होता है, PEM1 साइन डेल्टा। ये केस हमारा है जब हमारा दोनों ही लाइनें हेल्दी है और कोई फॉल्ट अकर नहीं हुआ है। अब हम ये मानते हैं कि लाइन नंबर 2 पे फॉल्ट अकर होता है। मान लीजिए यहाँ पे लाइन L2 पे कहीं फॉल्ट अकर होता है या मिलता है तो उस वक्त हमारा ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। ये चीज हमने अपने जस्ट पीछे वाले लेक्चर में जहां पे एक न्यूमेरिकल किया हुआ था कि ट्रांसफर रिएक्टेंस प्री फॉल्ट कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं और पोस्ट फॉल्ट कंडीशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहाँ पे एक मैंने न्यूमेरिकल के थ्रू बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। वहाँ पे ड्राइव किया हुआ है कि जो हमारा इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस होता है इंक्रीज कर जाता है, मतलब सीरीज रिएक्टेंस इंक्रीज कर जाता है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है। और PEM2 स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इन दिस कंडीशन ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली। ये सारी चीजें हमने अपने पीछे लेक्चर में कवर की हुई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो PE इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट in this condition that is PE2 is equal to PEM2 sin delta। ठीक, अब पोस्ट फॉल्ट कंडीशन क्या आती है। पोस्ट फॉल्ट कंडीशन मींस हमारा रिले सेंस किया, सर्किट ब्रेकर ने ओपन कर दिया, लाइन L2 को सर्किट ब्रेकर ने ओपन कर दिया, लाइन L2 यहां से हट गई सिस्टम से, XG जनरेटर रिएक्टेंस और XL1 लाइन 1 का रिएक्टेंस। इक्विवेलेंट ट्रांसफर रिएक्टेंस X3 इज इक्वल टू X3। देखिए 1 2 3 ये एक नॉमिनिक्सलेर है, मतलब एक केवल हमने प्री फॉल्ट के लिए 1 कर दिया, ड्यूरिंग फॉल्ट के लिए 2 कर दिया, पोस्ट फॉल्ट के लिए 3 कर दिया है। X3 इज इक्वल टू Xg प्लस XLN1। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इन दिस कंडीशन दैट इज पोस्ट फॉल्ट कंडीशन PEM3 इज इक्वल टू EV बाई X3। PE3 इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज इक्वल टू PEM3 साइन डेल्टा। अब हमने अपने पीछे लेक्चर में ये देखा कि X1 दैट इज प्री फॉल्ट कंडीशन इज लेसर देन दी X3 दैट इज पोस्ट फॉल्ट कंडीशन। These both are very very lesser than the X2 ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन। इसको हमने अपने पीछे लेक्चर में ड्राइव किया हुआ है, वहां पे आप जाके इसको देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। ये रिलेशन, ये दोनों रिलेशन हमारे वहीं से ड्राइव हुए हैं। मैंने ये भी कहा था पीछे लेक्चर में, हम अपनी आगे की थ्योरी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तो अब हम वो कर रहे हैं। तो X1 इज लेसर देन X3 एंड दीज बोथ आर वेरी लेसर देन द X2।
इन द सेम वे, चूंकि यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में x1 x2 और x3 मतलब डिनोमिनेटर में रिएक्टेंस है, इसलिए PEM1 इज ग्रेटर देन PEM3 विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द PEM2। ये है ठीक। अब हम इसके लिए इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट के लिए ग्राफ बनाते हैं। आई होप कि यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने समझाई ये समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं पे इन दोनों रिलेशंस को लेकर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे आता है, तो मेरे पीछे लेक्चर को आप वहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने इसको न्यूमेरिकल के थ्रू समझाया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉरी कर्व प्लॉट करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट के लिए। वाई एक्सिस पे PE और एक्स एक्सिस पे डेल्टा। ठीक है, ये हमारा कर्व हो गया PE1, ये हमारा कर्व हो गया PE3, ये कर्व हो गया PE2। मैक्सिमम स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट या स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट PEM1, PEM3 एंड दिस इज PEM2। जो मैंने यहाँ पर कहा PEM1 इज ग्रेटर देन दी PEM3 और ये दोनों ग्रेटर देन है किससे? PEM2 से। इसको हमने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट कर दिया है। ड्राइंग मेरी काफ़ी पुअर है तो ये चीज़ देखिएगा ज़रा सा। अच्छा, अब हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट है, सॉरी मैकेनिकल पावर इनपुट है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से है, मैकेनिकल पावर इनपुट इज इक्वल टू PM। ठीक है, मैकेनिकल पावर इनपुट PM। ये सारे ग्राफ्स हम पीछे काफ़ी लेक्चरों से देखते आ रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से इससे परिचित होंगे। ठीक है, अब हमारा सिस्टम सपोज दैट सिंक्रोनस जो काम कर रहा है कहाँ पे? एट एंगल ऑफ डेल्टा 0, एट एंगल ऑफ डेल्टा 0। प्री फॉल्ट कंडीशन में PE1 है तो यहाँ पे काम कर रहा है एट अ पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट को हम लोग कह लेते हैं A। ठीक, A के करस्पॉन्डिंग हमारा एंगल क्या है? डेल्टा 0। क्लियर है? अच्छा, इस पॉइंट को हम लोग एक कह सकते हैं क्या? B पॉइंट कह लीजिए इसको। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल डेल्टा 1। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? डेल्टा 2m। ये सारी चीज़ें हमने अपने पीछे लेक्चर्स में कवर की हुई है, जहाँ पे हमने क्या किया था कि इंस्टेंटेनियस क्लियरिंग माना हुआ था। इंस्टेंटेनियस क्लियरिंग क्या हुआ था? आइडियल केस ली हुई थी कि प्री फॉल्ट के लिए कर्व ये आ रहा था, पोस्ट फॉल्ट के लिए कर्व ये आ रहा था। अब इस डिस्कशन में ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कि ड्यूरिंग फॉल्ट जो है कर्व आ रहा है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारी स्टडी पे, स्टेबिलिटी पे। ठीक है, तो अब अगर हमें डेल्टा 0, डेल्टा 1 और डेल्टा 2m को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? इस कर्व के लिए PM इज इक्वल टू PE M1 साइन डेल्टा 0। क्लियर है? PM इस पॉइंट पे PM हो गया, यहाँ पे किसके करस्पॉन्डिंग है? PE1 है, PE1 का
स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट क्या है, PEM1 साइन डेल्टा 0। क्लियर है। हमें PEM1 दिया रहेगा, PM दिया रहेगा, साइन डेल्टा 0 को यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा 0 कैलकुलेटेड कर सकते हैं। ठीक। अब अगर डेल्टा 1 को कैलकुलेट करना होगा हमें तो क्या आएगा, PM इज इक्वल टू PEM3 साइन ऑफ डेल्टा 1। क्लियर है। PEM3 दिया रहेगा, मैकेनिकल पावर इनपुट दी हुई है इस पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारा एंगल है वो डेल्टा 1 है। अब यहाँ से हम डेल्टा 1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड। डेल्टा 2m को कैलकुलेट करना होगा तो कैसे, डेल्टा 2m इज इक्वल टू पाई माइनस डेल्टा 1। ये इस पे हमने न्यूमेरिकल भी काफ़ी लगाया हुआ है, तो आई होप कि यहाँ पे सारी चीज़ें ये क्लियर हो रही होंगी। ये केवल अभी रिवीजन है जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो हम डेल्टा 0, डेल्टा 1 और डेल्टा 2m को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं हम, इसको भी हटा देते हैं हम। Let the system is operating at point A in synchronism condition, that is PM is equal to PE and NR is equal to NS। ये सिंक्रोनाइज कंडीशन होती है, ये हम जानते हैं, पीछे के डिस्कशन में हमने कवर किया हुआ है, इसको जानते हैं इस तरह से। सिंक्रोनाइज कंडीशन क्या है, सपोज करिए हमारा सिस्टम यहाँ पे अभी हमारा ऑपरेट कर रहा है पॉइंट ए पर सिंक्रोनाइज कंडीशन में, जहाँ पे PM इज इक्वल टू PE एंड NR इज इक्वल टू NS है। ठीक। अब क्या है, आगे हम बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक चीज आप रिकॉल करिएगा कि अगर NR इज इक्वल टू NR इज ग्रेटर देन NS देन डेल्टा इंक्रीजेज, एंड इफ NR इज लेसर देन NS देन डेल्टा डिक्रीजेज। इसे रिकॉल करिएगा, ये हमारा बेसिक इक्वेशन, बेसिक कंडीशन चल रही है स्टेबिलिटी जब से शुरू हुई है। ठीक है। तो लेट द सिस्टम इज ऑपरेटिंग एट पॉइंट ए इन सिंक्रोनिज्म कंडीशन, दिस कंडीशन। ठीक। सपोज fault occurs at point A corresponding to angle डेल्टा 0। ठीक है। सपोज करिएगा हमारा अब फॉल्ट अगर हुआ, उस वक्त हमारी कंडीशन क्या थी, रनिंग कंडीशन क्या थी, पॉइंट ए पे वर्क कर रहा था, तो करेस्पॉन्डिंग टू एंगल डेल्टा 0। ठीक। डेल्टा 0। अब ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन है, सो कर्व PE2 comes in पिक्चर। अब यहां पे हमारा पिक्चर में आ जाएगा PE2 कर्व, जो हमारा PE2 है ड्यूरिंग फॉल्ट वाला कर्व है वो पिक्चर में आएगा। मतलब यहां से ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हुआ यहां पे, इस तरह से ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हुआ कहां पे, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, यहां पे पॉइंट इस यहां पे शिफ्ट हो गया। क्लियर है। डेल्टा इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया, अब यहां पे कम्स इन पिक्चर। अब आगे इसको यहां पे इन दिस कंडीशन, PM is greater than the PE,
अब देखिएगा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट का कौन सा PE2 है, मैकेनिकल पावर इनपुट PM है, तो PM इज ग्रेटर देन PE, दैट मीन्स एक्सेलरेशन। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट मैकेनिकल पावर इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट से ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन मीन्स NR इंक्रीजिंग, NR इंक्रीजिंग। जब NR इंक्रीज मतलब यहाँ पे अभी सपोज करिएगा NS इज इक्वल टू 1000 RPM। हम लोग फॉर एग्जांपल अभी सपोज कर लेते हैं, कंडीशन ले लेते हैं कि हमारी जो सिंक्रोनस कंडीशन है वो है 1000 RPM की, मीन्स यहाँ पे 1000 RPM पे रोटर रोटेट कर रहा था। ठीक है, तो फॉल्ट हुआ, ये पॉइंट शिफ्ट हुआ किस पे, इस करो पे, ड्यूरिंग फॉल्ट वाले करो पे। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पावर इनपुट ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट से। डिफरेंस हुआ, क्या हुआ फिर उसमें, क्योंकि मैकेनिकल पावर इनपुट ज्यादा है इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट से तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो NR इंक्रीज करेगा। अब हमें यह देखना है कि NR इस पॉइंट पे क्या था। NR यहां पे जब 1000 RPM रहेगा, 1000 RPM होगा, यहां पे भी स्पीड रोटर की, क्यों, क्योंकि जैसे फॉल्ट होगा तो तुरंत तो हमारा स्पीड चेंज नहीं हो जाएगी, तुरंत स्पीड नहीं चेंज होगी, धीरे धीरे चेंज होगी। तो इस पॉइंट पे हमारी 1000 RPM है, ठीक, लेकिन अब धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होती है। सिंक्रोनस कंडीशन पे काम कर रही थी, EG 1000 RPM हमने मान लिया, ठीक है, 1000 RPM काम कर रहा था। अब NR बढ़ना शुरू, NR इंक्रीज करना शुरू हुआ। अब ये किससे बड़ा हो गया, NS से, क्यों, इसकी प्रीवियस वैल्यू NS के बराबर थी। अब हमें इससे क्या मिला, डेल्टा स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, मीन्स डेल्टा हमारा अब स्टार्ट होगा इंक्रीज करना। कर्व किधर शिफ्ट होगा, इधर, यहां पे शिफ्ट होगा। भाई इसी को तो फॉलो करेगा, जो हमारा ड्यूरिंग फॉल्ट वाला कर्व है उसी को फॉलो करेगा सिस्टम हमारा। तो यहां पे इस कंडीशन को देखिएगा, इसको मैं समझा रहा हूं, पीछे काफी लेक्चरों से ये चीज समझ में आती जा रही होगी मेरे ख्याल से, कि हमने क्या कहा, फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं कि यहां पे काम कर रहा था सिस्टम, फॉल्ट हुआ, जो हमारा वर्किंग पॉइंट है कहां पे शिफ्ट हुआ, ड्यूरिंग फॉल्ट वाले कर्व पे शिफ्ट हुआ। यहाँ पे स्पीड हमारी क्या है, NR इज इक्वल टू NS, यहाँ पे थी सिंक्रोनस कंडीशन में। अब इस कंडीशन जब यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो PM इज ग्रेटर देन PE, सो एक्सेलरेशन मींस NR स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। चूंकि प्रीवियस कंडीशन, चूंकि प्रीवियसली जस्ट प्रीवियस क्या होता 1000 RPM, दैट इज इक्वल टू सिंक्रोनस कंडीशन। तो फिर रोटर स्पीड इंक्रीज करना शुरू हुई, एक्सेलरेशन करना, जब एक्सेलरेशन क्या NR इंक्रीज होना शुरू हुई, और वो किससे बड़ी हुई, NS से ज्यादा हुई, तो डेल्टा हमारा इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ। ठीक, ये सारी चीजें हम जानते हैं, पीछे भी इसको डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे डेल्टा स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, डेल्टा स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, इधर इस कर्व पे हमारा शुरू हो गया। डेल्टा स्टार्ट इंक्रीजिंग मींस इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट PE अब डेल्टा स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, दैट मीन्स PE स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, मतलब इसको हमने कर्व यहाँ पे मूव करना शुरू हुआ। तो अब जब डेल्टा स्टार्ट्स इंक्रीजिंग हो गया तो यहाँ पे देखिएगा इसको कर्व को फॉलो करेगा। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट बढ़ना शुरू हुई, कर्व देखिए यहाँ से शुरू होगा, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट बढ़ना शुरू हुई, तो डिफरेंस जो है मैकेनिकल पावर इनपुट और इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में क्या होगा, कम होना शुरू होगा। ठीक है, तो हम लोग अब ये देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा अब देखिएगा डेल्टा हमारा इंक्रीज होना शुरू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्व हमारा या सिस्टम हमारा कहाँ पे जाएगा, इधर से ये बढ़ना शुरू हुआ। अच्छा, अगर अब यहाँ पे हमारा फॉल्ट परसिस्टेंट रहता है, मीन्स हमें बना रहता है और इसका फॉल्ट क्लियर नहीं किया जाता है, तो इस वक्त क्या होगा कि हमारी
इस पूरे रीजन में देखिएगा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट मैकेनिकल पावर इनपुट से ज़्यादा कम ही है, तो यहाँ पे हमेशा क्या बना रहेगा, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन बना रहेगा तो ये सपोज करिएगा 1100 आरपीएम, या इसे हम थोड़ा और कम कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको 1010 आरपीएम, 1020 आरपीएम। ये हमारी स्पीड बढ़ रही है। जब स्पीड बढ़ रही है मतलब रोटरी स्पीड बढ़ रही है, एनआर इंक्रीज करता ही जा रहा है और एनएस से ज़्यादा है तो डेल्टा इंक्रीज करता जाएगा। और यहाँ पे फाइनली हमारा चूंकि एक्सेलरेशन बना हुआ है, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट बढ़ तो रहा है बट वो मैकेनिकल पावर इनपुट से कम ही है, तो एक्सेलरेशन बना हुआ है, स्पीड इंक्रीज करती ही जाएगी। ये 1030, 1040, 1050, 1060 जो भी हो सपोज दैट, तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट आगे 0 हो जाएगी और हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा। ये किस केस में है, अगर फॉल्ट हमारा बना रहता है, लेकिन हमने रिले और सर्किट ब्रेकर भी तो लगा रखा है, अब उनका काम आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज करिए कि एट अ पॉइंट ऑफ इस यहाँ पे जब हमारी स्पीड 1030 आरपीएम हुई, यहाँ पे सपोज करिए 1030 आरपीएम, तो हम क्या हुआ, लाइन को L2 को सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करके L2 को लाइन L2 को सिस्टम से बाहर कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 1020 आरपीएम हो गया, एनआर इंक्रीजिंग, ठीक है, एनआर इंक्रीजिंग, डेल्टा एनआर इंक्रीजिंग, एनएस ग्रेटर देन एनएस, सो डेल्टा इंक्रीजिंग। ठीक, लेट द फॉल्ट इज क्लियर्ड एट पॉइंट, कुछ भी कर लीजिए, इसे बी डैश कर लेते हैं, फॉल्ट इज क्लियर्ड एट पॉइंट बी डैश corresponding to एंगल डेल्टा एक्स, मीन्स यहाँ पे हमारा फॉल्ट कहीं पे क्लियर किया गया, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है डेल्टा एक्स है। ठीक, लेट द फॉल्ट इज क्लियर्ड एट पॉइंट बी करस्पॉन्डिंग टू एंगल डेल्टा एक्स। ठीक, सो द ऑपरेटिंग पॉइंट is shifted to point, कह लीजिए इसे हम लोग C, so the operating point is shifted to point C, that is at the curve of PE3। ये क्लियर है कि फॉल्ट हुआ तो हमारा इस पे आ गया ऑपरेटिंग पॉइंट, ड्यूरिंग फॉल्ट वाले कर्व पे आया। जब ड्यूरिंग फॉल्ट वाले कर्व पे हुआ तो हमें इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कम मिली, मैकेनिकल पावर इनपुट का ज़्यादा मिली, एक्सेलरेशन हुआ तो एनआर बढ़ा, चूंकि वो एनआर अब एनएस से ज़्यादा हो गया है तो डेल्टा इंक्रीज करना शुरू हुआ। अब हम ये मान रहे हैं कि फॉल्ट को क्लियर कर दिया गया एट अ पॉइंट बी डैश पॉइंट पे फॉल्ट को क्लियर कर दिया गया और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो डेल्टा है उसकी वैल्यू है डेल्टा एक्स। ठीक, और उसके बाद जब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया तो हमारा अब कौन सा कर्व पिक्चर में आ जाएगा, कर्व PE3 पिक्चर में आ जाएगा। सो द ऑपरेटिंग पॉइंट विल बी शिफ्टेड टू दी पॉइंट C। ठीक, अब यहाँ पे सपोज करिएगा इसकी स्पीड यहाँ पे उस वक्त 1030 आरपीएम थी, यहाँ पे भी 1030 आरपीएम लिख लेते हैं हम लोग, 1030 आरपीएम हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस कंडीशन पे, इन दिस कंडीशन यहां पे देखिएगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट या मैकेनिकल पावर
ये लिख दें, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज ग्रेटर देन द मैकेनिकल पावर इनपुट। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट क्या है यहाँ पे, मैकेनिकल पावर इनपुट कहाँ है, क्या है, ये है पीएम। सो डी एक्सेलरेशन P is greater than PE, so deceleration, that means NR starts decreasing। यहाँ पे स्पीड क्या है, 1030 आरपीएम है, ठीक है। यहाँ पे आप सपोज करिएगा स्टार्ट डिक्रीजिंग स्टार्ट होना डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1030। बट अभी एक चीज़ और देखना है हमें कि स्टार्ट अगर हमारा, देखिए यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट है, हमने कह दिया स्पीड डिक्रीज होना स्टार्ट होती है, लेकिन पॉइंट हमारा इस तरफ मूव करेगा कि इस तरफ मूव करेगा। अभी ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा डेल्टा से। अभी क्या है, एनआर स्टार्ट होगा डिक्रीज तो जाता है, बट अभी क्या है कि ये ग्रेटर देन एनएस ही है, क्यों, 1030 आरपीएम है, दैट मीन्स डेल्टा अगेन इंक्रीजेज। दैट मीन्स कर्व हमारा कहाँ पे मूव करेगा, या ऑपरेटिंग पॉइंट किधर मूव करेगा, इस साइड में। तो ये हो गया 1020, ठीक। अब यहाँ पे हो गया 1015। अब यहाँ पे हमारे दो केस बनते हैं, यहाँ पे 1020 हो गया, 1015। अब हमने जैसे पीछे के कंडीशन में देखा हुआ था, जब इंस्टेंटेनियस क्लियरिंग को पढ़ रहे थे, तो उस वक्त देखा हुआ था कि अगर हमारी स्पीड एनएस तक पहुंच जाती है बिफोर पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं डी, जो बिफोर पॉइंट डी, इसके पहले हमारी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंच जाती है रिड्यूस होते होते, तब क्या होगा, सिस्टम वापस हो जाएगा। मतलब इसको, अब आता है केस वन। if the speed of rotor become equal to synchronous speed, that is ns, before point D, ठीक। तब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट सी डैश, हम मान लेते हैं इस पॉइंट सी डैश पे, यहाँ पे हमारी स्पीड हो जाती है 1000 आरपीएम हो जाती है। तो अब क्या होगा, क्लियर है ये चीज। सो हियर NR is equal to NS and but PE, electrical power output, PE is greater than PM, PE is greater than PM, यहां पे देखिएगा PE is greater than PM, so D acceleration, that means NR starts decreasing। अब NR की वैल्यू क्या होगी, अब डिक्रीज होना शुरू होगी, तो 1000 आरपीएम पहुंच गई है। अब अगर डिक्रीज होना शुरू होगा तो कहां पहुंचेगा, 1000 से नीचे ही जाएगा, मतलब वो लेसर देन कितना, किससे हो गया, NS से, लेसर देन NS। सो डेल्टा स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, डेल्टा स्टार्ट कर क्या करेगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक। ये सारा डिस्कशन हम कर चुके हैं पहले भी, इसमें भी कोई नई चीज नहीं आई है। इसको भी हटाते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे डेल्टा स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो अब हमारा जो कर्व वापस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे अब सी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 980 आरपीएम, अब यहाँ पे 970 आरपीएम, यहाँ पे 960 आरपीएम, सपोज करिए यहाँ पे 900 आरपीएम। फिर आफ्टर पॉइंट बी एनआर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड मैं इसको अब डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका डिस्कशन मैं पहले भी कर चुका हूँ कि एंड सिस्टम विल सेटल अराउंड पॉइंट बी, वापस हो जाएगा, ऑसिलेट करेगा। यहाँ पे 900 आरपीएम आ गया, 900 आरपीएम के बाद जब नीचे आएगा और नीचे आएगा तो मैकेनिकल पावर इनपुट ज़्यादा हो जाएगी, किससे, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट से, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट से ज़्यादा हो जाएगी तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो फिर से ये एक्सेलरेशन होगा 900 से 920 आ गया, यहाँ पे 920, ये 960, फिर यहाँ पे आके ये 9, यहाँ पे 1000 आरपीएम दोबारा सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगा और फिर दोबारा से हमारा कर्व वापस हो जाएगा। ये हम देख चुके हैं और ये फाइनली सेटल हो जाएगा कहाँ पे, पॉइंट बी पे, ठीक है। तो ये हमारा था चीज़ है, ये यहाँ तक क्लियर है कि सिस्टम विल सेटल अराउंड पॉइंट बी, सो द सिस्टम विल बी स्टेबल। ये क्लियर है। अब केस 2 लेते हैं, केस 2, if the speed of the rotor becomes equal to synchronous speed that is ns before point d, तो अब यहां पे हम लोग लिखते हैं केस 2 क्या होगा, if the speed of the rotor, यहां पे the speed of the rotor doesn't become equal to synchronous speed before point D, यहाँ पे तक भी हमारी सिंक्रोनस स्पीड जो है, जो हमारी देखिए सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रही थी, लेकिन अगर हमारी रोटर स्पीड रिड्यूस हो रही थी, लेकिन अगर हमारी रोटर स्पीड पॉइंट डी के पहले तक सिंक्रोनस स्पीड तक नहीं पहुँच पाई तो उस वक्त क्या होगा, सपोज करिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे अभी मान लीजिए 1010 आरपीएम ही रह गई, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आया मैकेनिकल पावर इनपुट ज़्यादा, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कम, फिर से एक्सेलरेशन हुआ, फिर से एनआर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो ये 1020, यहाँ पे 1030, यहाँ पे 1040 और फाइनली सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट जनरेटर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और सिस्टम हमारा, और वो जनरेटर सिंक्रोनस के बाहर हो जाएगा, सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ द रोटर doesn't become equal to the synchronous speed before point D, then electrical
पावर आउटपुट becomes equal to 0 at delta is equal to pi angle, ठीक, and generator will become out of synchronism condition, so the system will be unstable, ठीक है। तो अब हमारी स्टेबिलिटी क्या कहती है कि ये सारा डिस्कशन अभी तक हमने कहाँ तक माना हुआ है, जब हमारा फॉल्ट क्लियर हो जा रहा है डेल्टा एक्स एंगल पे, ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा पॉइंट सी पे शिफ्ट हो जा रहा है। एक केस ये बनता है कि पॉइंट डी के पहले इसकी स्पीड रिड्यूस होते होते सिंक्रोनस स्पीड के से कम हो जाती है बिफोर पॉइंट डी, तो हमारा सिस्टम वापस ऑपरेटिंग पॉइंट वापस हो जाता है और पॉइंट बी पे आके हमारा सिस्टम स्टेबल हो जाता है, ऑपरेट करना शुरू कर देता है। ऑसिलेटिंग पहले होता है, फिर डैम्प्ड कंडीशन की वजह से पॉइंट बी पे आके सिस्टम हमारा सिंक्रोनस कंडीशन अटेन कर लेता है, मतलब Pm इज इक्वल टू Pe एंड Nr इज इक्वल टू Ns। लेकिन अगर हमारी रोटरी स्पीड रिड्यूस नहीं हो पाती है, क्योंकि ये देखिए ये कौन सा एरिया होता है, डी एक्सिलरेटिंग एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट हमारी यहाँ पे ज़्यादा होती है मैकेनिकल पावर इनपुट से। तो अगर हमारी यहाँ पे स्पीड पॉइंट डी तक आते आते भी सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं हो पाती है और वो ज़्यादा ही बनी रहती है सिंक्रोनस स्पीड से इस रीजन में भी, तब हमारा जो सिस्टम होगा, जो जनरेटर होगा, सिंक्रोनिज्म से बाहर हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट जीरो हो जाएगी एट एन एंगल ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू ये पाई डिग्री, ठीक है। अब हम लोग आगे, अब मेन हमारा जो इस फोकस है इस डिस्कशन का कि ये डेल्टा एक्स एंगल जो क्लियरिंग एंगल है, फॉल्ट क्लियर कर रहे हैं जिस एंगल पे, उसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसको हमें देखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसको लेके। अब हम पहले इसमें एक्सेलरेटिंग एरिया और डी एक्सेलरेटिंग एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। एक्सेलरेटिंग एरिया क्या होगा हमारा इसमें, देखिए यहाँ काम कर रहा था, फॉल्ट हुआ, यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो एक्सेलरेटिंग एरिया हमारा कौन सा हो गया, ये वाला। हर बार हम ड्राइव नहीं करेंगे, यहाँ पे कर्व से निकालेंगे। A1 हम कहते हैं एक्सेलरेटिंग एरिया को, कहते हैं कभी कभी। इस एरिया में देखिए एक्सेलरेटिंग एरिया क्यों है, क्योंकि Pm इज ग्रेटर देन Pe, एक्सेलरेटिंग एरिया है। और डी एक्सेलरेटिंग एरिया की बात करेंगे अगर, तो कौन सा है हमारा ये A2। ये क्लियर है? एक मिनट, हमने क्या कहा अभी, सी पे मान लेते हैं इसको क्लियर हो गया, इस एंगल पे यहाँ पे क्लियर हो गया है। ये हमारा जो एरिया है A2 का एरिया, डी एक्सेलरेटिंग एरिया। A1 इज एक्सेलरेटिंग एरिया and A2 is equal to deaccelerating एरिया। क्लियर है? एक्सेलरेटिंग एरिया क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल पावर इनपुट ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट से, और इस केस में जो हमारा पॉइंट सी है था, पॉइंट सी डैश, इसका मतलब पॉइंट सी माना हुआ सी डैश, इसके पहले हमारा वापस हो गया था क्या, सिस्टम हमारा वापस हो गया था। तो इस वक्त हमारा जो
डी एक्सेलरेटिंग एरिया आएगा ये आएगा, ठीक है, A2। अब बात ये आती है कि डेल्टा एक्स कितना, मतलब मैक्सिमम अलाउएबल टाइम या अलाउएबल एंगल डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, कितने टाइम में, मैक्सिमम कितना टाइम हम ब्रेकर को या रिले को दे सकते हैं फॉल्ट को क्लियर करने के लिए, वो स्टडी यहाँ से होती है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे डेल्टा एक्स को, जैसे डेल्टा एक्स एंगल पे क्लियर हो गया, अगर मैं यहाँ पे इस डेल्टा एक्स को यहाँ पे ना होकर क्लियर करके यहाँ पे आगे और आगे क्लियर करते, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे, तब इस जगह पे शिफ्ट होता हमारा कर्व और एक्सेलरेटिंग एरिया क्या बनता, ये बन जाता, ये बढ़ जाता एक्सेलरेटिंग एरिया, क्लियर है। जब एक्सेलरेटिंग एरिया बढ़ता तो हमारा डी एक्सेलरेटिंग एरिया भी, चूंकि स्टेबिलिटी कंडीशन में A1 इज इक्वल टू A2 फॉर स्टेबल ऑपरेशन, फॉर स्टेबल ऑपरेशन, तो ये और आगे बढ़ जाता है ऐसे। तो हमारा जो डी एक्सेलरेटिंग एरिया बनता यहाँ पे कहीं पे आगे बनता, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आगे होता, अब यहाँ पे डेल्टा एक्स था, अब ये डेल्टा एक्स डैश हो गया, यहाँ पे कहीं पे होता तो A1, चूंकि यहाँ बढ़ गया तो A2 को बढ़ना पड़ता और ये पॉइंट और आगे शिफ्ट होता। अब एक एंगल आता है क्लियरिंग, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, मतलब क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, सपोज करिए अब ये कुछ एंगल इस तरह हो गया कि पूरा, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, ये मैं करो, ये मतलब अभी इतनी मार्जिन बची हुई है इसमें, यहाँ पे कहीं पे आके ये C डबल डैश यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। ये एरिया, ये जो ट्राइंगल का एरिया लगभग बच रहा है, ये वाला, ये मार्जिन बचा हुआ है। तो अगर हम कुछ और एंगल ले लें, सपोज करिए यहाँ पे डेल्टा C कुछ इस तरह से, यहाँ पे सपोज करिएगा ये एंगल अगर हम ले लें डेल्टा C इस तरह हो, डेल्टा C कि अब देखिए यहाँ पे फिर से हमारा एक्सेलरेटिंग एरिया बढ़ जाएगा, कुछ देर और बाद अगर क्रिटिकल, कुछ और देर बाद अगर हम फॉल्ट को क्लियर करेंगे डेल्टा C, तो ये फिर बढ़ेगा और ये बढ़ के कुछ इस तरह से मान लीजिए आ जाए कि पूरा का पूरा हो जाए यहाँ तक A2M, ये पूरा आ जाए A2M और ये इसके एंगल करेस्पॉन्डिंग डेल्टा 2M। तो ये एंगल जो कहलाता है हमारा क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल कहलाता है, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल आता है कि मैक्सिमम अलाउएबल एंगल, मैक्सिमम कितना हमारा एंगल अलाउएबल है कि उस एंगल के पहले तो हमें फॉल्ट को क्लियर करना ही है। अगर उस एंगल के बाद अगर हम फॉल्ट को क्लियर करेंगे तो हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा C के बाद क्लियर करेंगे तो हमारा और आगे बढ़ेगा और एक्सेलरेटिंग एरिया बढ़ जाएगा, बट डी एक्सेलरेटिंग एरिया हमारा A2M से ज़्यादा होने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त हमारा सिस्टम क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। सो एट एन एंगल ऑफ डेल्टा C A1 is equal to A2 is equal to A2M, then it is called critical क्लियरिंग एंगल। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। तो काफी चीजें यहाँ पे ज्यादा हो गई हैं, तो थोड़ा साफ साफ बना दें एक बार। तो ये सपोज करिएगा कि हमारा यहाँ पे कहीं पे डेल्टा C पे हुआ क्या, फॉल्ट क्लियर हुआ, तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया और इस तरह से क्लियर हुआ है ये कि
जो हमारा ये वाला डी एक्सेलेटिंग एरिया है A2 इज इक्वल टू A2M, मैक्सिमम डी एक्सेलेटिंग एरिया भी यही होता है यहाँ तक। तो हमारा जो डी एक्सेलेटिंग एरिया हो गया A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A2M। तो अगर अब इसके बाद अगर हम फॉल्ट को क्लियर करेंगे तो हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे पॉइंट डी एक्सेलेटिंग एरिया के लिए आएगा और वो फिर हम ये जानते हैं जो भी डिसाइडिंग पॉइंट है कौन सा है, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, डिसाइडिंग पॉइंट है कौन सा, पॉइंट डी ही होता है, पॉइंट डी। अगर पोस्ट फॉल्ट कंडीशन है तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर दोबारा से मतलब पोस्ट फॉल्ट लाइन को हमारा हटा दिया है सेकंड लाइन को, लेकिन अब हम ये करें इसी दौरान में अगर फिर से फॉल्ट को क्लियर करके लाइन L2 में जो फॉल्ट है उसको क्लियर करके दोबारा से लाइन L2 को भी जोड़ दिया जाए तो ये पॉइंट फिर इस वाले कर्व पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर डिसाइडिंग कौन सा आ जाएगा, डिसाइड कौन करेगा, ये करेगा। मतलब इस PM के करस्पॉन्डिंग ही जो पॉइंट्स आएंगे वही डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो ये क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल रहा कि ये क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल रहा। स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल को न्यूमेरिकल्स में। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन होता है इसको कहते हैं जीरो कर देते हैं। इसको हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में एक या दो न्यूमेरिकल दे दूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे थ्योरी दी हुई है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि थ्योरी के बाद अगर हम न्यूमेरिकल थोड़ा सा लगा लेते हैं तो बहुत ही आसानी से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो आपको समझ में आया होगा। बट कहीं भी और कोई प्रॉब्लम है, इस डिस्कशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।